नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे और हमने आप लोग से प्रॉमिस भी किया था कि हम लोग का सैटरडे और संडे प्रैक्टिस सेट आता रहेगा। सैटरडे और संडे, सप्ताह में 2 दिन प्रैक्टिस चलेगी और बाकी दिन सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है? तो हमने अपने वादे के मुताबिक हमने अपना कार्य किया और आप लोग अपने वादे के मुताबिक कार्य नहीं कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं। तो ये तो आपका मूल कर्तव्य है भाई कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पे सब्सक्राइब तो करिए, ठीक है? तो अब आज का सेशन स्टार्ट किया जा रहा है। आज का सेशन बड़ा ही शानदार होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लिया गया है जो कि आपके तैयारी को एनहेंस करेगा, आगे बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक-एक चीज़ को सुनते हुए चले तो। देखिएगा, इससे ये पता चलता है प्रैक्टिस सेट से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि कौन-कौन से चैप्टर से कितने-कितने प्रश्न आ रहे हैं और कैसे हम लोग को किस चैप्टर पे ज़्यादा कमांड बनाना चाहिए। और हर एक चैप्टर आपका यदि सही है तभी आप 20 में 20 कर पाएँगे। अगर जो बच्चे शुरुआत किए हैं, अगर वह 20 में 20 नहीं कर पा रहे हैं, 10 भी कर पा रहे हैं, 15 भी कर पा रहे हैं तो भी सही है, लेकिन धीरे-धीरे अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और करिए। और प्रैक्टिस सेट उन्हीं लोगों के लिए होता है जो पूरी क्लास देख चुके होते हैं, जो फाउंडेशन कोर्स कर चुके होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और अच्छा होता ही है, क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वो सारे चैप्टर्स को कर लिए होते हैं, ठीक है? पढ़ लिए होते हैं। और जो अभी फ्रेशर हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको यही मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो फाउंडेशन कोर्स को पूरा करें। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल ही फ्री है। आपको ये नहीं कि यहाँ पे डेमो दें, हम आपको क्लास में बुलाएँ, ठीक है? ऐप पे बुलाएँ कि आपका ये कोर्स इतना का है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ टोटल रूप से फ्री पढ़ाया जाएगा। मंगल से आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और सैटरडे, संडे को आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी जैसा आपको पता है। तो चलिए, देरी ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी और अच्छे से तरीके से चल रही होगी, ठीक है? तो चलिएगा, आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, देख पा रहे होंगे आप लोग, यह है क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन यह है, देखिएगा, बोला है 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने प्रत्येक रुपए नाश्ते पर प्रत्येक ने 15 रुपये खर्च किए। प्रत्येक ने यहाँ होगा, यहाँ पे ने रहेगा। प्रत्येक ने 15 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपया अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये औसत से हम देख पा रहे होंगे, अगर 4 मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया तो चारों प्रैक्टिस सेट में ये चौथा प्रैक्टिस सेट है आज का और चारों में आपका औसत से 1, 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको औसत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है? हालाँकि सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, बट औसत से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो औसत भी पढ़ना होगा। देखिएगा ध्यान से। बोला है 10 व्यक्तियों ने में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक ने 15 रुपया खर्च किया। सब लोगों ने, जो 9 व्यक्ति थे, 15 रुपया खर्च किया, ठीक है? जो 10वां व्यक्ति था, वह सभी के औसत से कितना रुपया, 9 रुपया अधिक खर्च कर दिया था। सभी के औसत से 9 रुपया खर्च कर दिया। तो एक बार अनुमान लगाइए, क्या यह प्रत्येक व्यक्तियों को खर्च करना चाहिए 16-16 रुपया? बताइए, प्रत्येक व्यक्तियों को 16-16 रुपये खर्च करना चाहिए। यह 9 व्यक्तियों, जो 10वां व्यक्ति था, 9 व्यक्तियों को के व्यय से, औसत व्यय से 9 रुपया अधिक खर्च किया है मेरे भाई। तो एक बात मुझे बताइए, तो यह क्या प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 रुपये और ज़्यादा देने चाहिए थे? क्या 16 रुपया हो जाना चाहिए था? बताइए। सभी व्यक्ति को 9-9 रुपया, 15-15 रुपये न देकर उसको कितना देना चाहिए था? सभी व्यक्तियों को 16-16 रुपये देना चाहिए था। और कितने टोटल व्यक्ति थे? आपको पता है ना? टोटल व्यक्ति कितने थे? 10। अगर गुणा करा दिया जाए कितना हो गया? 160 हो जाएगा।
160 आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर 160 आपका राइट आंसर होगा, न कि 144। आप लोगों ने क्या किया होगा, 16 तो लगाया होगा और 9 से गुणा कराया होगा, जबकि आपका गलत है, क्योंकि टोटल आपके व्यक्ति कितने हैं इसमें, 10 व्यक्ति है, ना कि 9 व्यक्ति हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, बता दीजिए, बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। 9 व्यक्ति से वो क्या किया था, जो 9 व्यक्ति थे, उन 9 व्यक्तियों ने 9 व्यक्तियों से 9 रुपया, उसकी जो औसत था 9 रुपया अधिक खर्च किया था, इसलिए वह क्या 160 रुपया सही होगा, न कि आपका 144। ध्यान रखिएगा इस बात का, और आपको इसको क्लास में बेसिक तरीके से और ट्रिक से दोनों तरीके से बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, सूचीबद्ध है अर्थात एमपी है 300 रुपया में, अब 20% छूट है, तो 20% छूट का मतलब क्या है, वो वस्तु कितने में बेची गई होगी, 80 में बेची गई होगी, ठीक है। तो 80 बटा 100 कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 240 हो गया, 240 हो गया। अब कह रहा है विक्रय मूल्य 216 रुपये पर लाने के लिए, अर्थात विक्रय मूल्य क्या था, 240 रुपये था, लेकिन उसे कितने में लाना है भैया, 216 रुपये में बेचना है, ठीक है। तो पूछा लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए, पूछा है कितनी कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको। देखिएगा मैं मेथड 1 बता रहा हूँ, मेथड 2 भी बताऊंगा, ठीक है। ये बेसिक नहीं, ये ट्रिक के तौर पे बता रहा हूँ। अब बताइए इस पे एक और छूट देना होगा उसको, तो क्या करना पड़ेगा, वो कितना में पड़ी वस्तु बताइए, 216 में पड़ी, ये 216 पे लाना चाहता है, या यूँ कह सकते हैं 216 पे लाना चाहता है। एक बात बताइए, इसने कितनी की छूट दिया, इस पे 24 रुपये की छूट दे दिया, बताइए 24 रुपये की छूट दिया कि नहीं दिया, दिया सर। जब 24 रुपये की छूट दिया तो गणना कर दीजिए छूट की, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, डिस्काउंट इंटू 100 अपान क्या एमपी होता है। हमेशा जो एमपी की गणना होगी मेरे भाई, आपकी किस पे होगी, अंकित मूल्य पे होगी, किस पे होगी, अंकित मूल्य पे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा डिस्काउंट कितना है, 24 है, और गुणे 100 कर लेंगे, बटा एमपी कितना है भाई, एमपी कितना 240, न कि हम लोग ईयर लगाएंगे, ईयर नहीं होगा 300, होगा क्या आपका 240 होगा, ठीक है 240। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, 24 से 24 कट गया, उसे अतिरिक्त छूट कितनी देनी चाहिए थी बताइए, 10% की। आपका राइट आंसर क्या होगा, 10% होगा। ये एसएससी जीडी शिफ्ट सेकेंड में आया हुआ क्वेश्चन है, कै तारीख को, 11 तारीख को, ठीक है। कोई दिक्कत है बताइए। अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, देखिएगा मेथड 2, बताइए आपकी वस्तु कितने की थी, अंकित मूल्य कितना था 300, कितना के बेचा हुआ, 20% छूट दिया तो कितना में बेचा होगा, 80 में बेचा होगा, बटा 100। एक और अतिरिक्त छूट देने की बात कर रहा है, देखिए बोला है अतिरिक्त छूट, तो हम मान लेते हैं वो छूट क्या है, x है, बटा 100। ये मेथड 2 है, मैं मेथड 1 यहाँ पे बताया हूँ, यहाँ पे मेथड 2 है, ठीक है। अब देखिए यह वस्तु जब इतना अतिरिक्त छूट दिया तो वो वस्तु 216 की पड़ गई, कितने की पड़ गई, 216 की। अगर 2 शून्य से 2 शून्य उड़ाए, 1 शून्य से 1 शून्य उड़ाए, अब यहाँ पे करें 2 पच्चे 10 और 2 चौको 8, गुणा करें 3 चौको 12, ये 1200 हो गया, और यहाँ पे 12x हो गया, ठीक है। अब इसको इसमें गुणा कराइए, 6 पच्चे 30, 5 एकम 5, 3 8, 5 दूना 10, 1080 हो गया। इसको उधर भेजेंगे तो बताइएगा 12x बराबर यहाँ पे 1200 में से 1080 में से आपका 1200 जाएगा। बताइएगा x बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे हम लोग, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 0 होगा, 2 होगा और 1 होगा, और यहाँ पे 12 हम लोग नीचे लिख देंगे, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा, तो 12 दहा में 120 आ जाएगा, यानी 10% की वो छूट दिया होगा जो आपने माना है, ठीक है। ये तो मेथड 2 हो गया, और ये क्या है, मेथड 1 है। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आई, बता दीजिएगा जरा कि मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना भाई, तो आई तो एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक भी करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बताइएगा, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है, यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है,
तो मशीन ए और बी इस नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। तो ये 1100 यूनिट है, इस पे आपको केयर नहीं करना है, क्योंकि बात दोनों को मिला के करने की बात कर रहा है। तो आपका समय पूछ रहा है, केवल क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय निकालना है क्या, देखिएगा ए कितना में किया है, कितना घंटा में, 9 घंटा में, और बी कितना घंटा में बताइएगा, बी कितना घंटा में, 12 घंटा में। ठीक है, इतना आपको पता है। अब बताइए मुझे, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो कितना होगा एलसीएम बताइएगा, 12 का और 9 का एलसीएम कितना होगा बताइए। आ, अगर हम देखें इसका एलसीएम तो 36 होगा। ठीक है, अगर निकाल भी लेंगे इसका एलसीएम 9 और 12 का तो 36 आएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 9 चौका 36 और यहाँ पर 12 तेरह 36। ये आपका कुल कार्य होता है, ध्यान रखिएगा, यह क्षमता होती है। और किसी चीज़ की क्षमता निकालने के बाद भी पता कर सकते हैं कि वह कार्य कितना समय में पूरा होगा। जब आपकी क्षमता ही नहीं पता होगी तो आप कैसे बता सकते हैं कि यह कार्य इतने दिन में समाप्त होगा, नहीं ना बता सकते। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, उसकी क्षमता निकालना। ठीक है, एक ही वह एक दिन में या एक घंटे में या एक मिनट में कितना कार्य करता है। ठीक है, ये इसकी क्षमता हो जाएगी। तो यहाँ प्रतिदिन का कार्य या एक घंटे का कार्य यूं कह सकते हैं, और ये दिन होता है आपका। ठीक है, अब ध्यान रखिए, दोनों को मिला कर कार्य करना है, यानी ए प्लस बी को मिला देना है। तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, कि क्षमता, अगर क्षमता की मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 9, सो इस 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 3 है, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर मैं दिन निकाल लूँ, नंबर ऑफ डेज, यहाँ घंटा है ना, घंटा है, तो घंटा है तो निकालते हैं, समय बराबर, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ पूरा, ये 36 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन आया था। बताइए पहला ऑप्शन इसमें सही है कि नहीं है, बता दीजिए जरा, पहला ऑप्शन सही है कि नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं करना है, बस इसकी क्षमता निकालनी है, क्षमता को जोड़कर कुल कार्य में भाग दे देना है। ठीक है, तो आ जाएगा आपका समय। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन को आप लोग लगाते भी रहिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ पर दिया है एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिएगा विद्यार्थी, मैं आपके लिए मेंसुरेशन का जो क्लास में है अभी से मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको जब प्रैक्टिस कराया जाता है ना, जो फ्रेशर बच्चे होते हैं और जो आपके रिपीटर भी होते हैं, तो उन लोग को मेंसुरेशन में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मेंसुरेशन के टॉपिक को मैंने कवर कराने का प्रयास करा रहा हूँ। ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज, जैसे बेलन का अलग, घनाभ का अलग, आपका शंकु का अलग होगा और गोले का अलग होगा। फिर इन दोनों को मिक्स कर दूंगा मैं, सभी को मैं मिक्स कर दूंगा और मिसलेनियस क्वेश्चन मैं बना दूंगा, जिसमें आपको 100-150 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के तौर पे करा दूंगा। उसकी एक मैराथन अलग आएगी। पहले आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपकी मैराथन उसकी अलग आएगी प्रैक्टिस के तौर पर, केवल और केवल मेंसुरेशन की। बात समझ में आई कि नहीं आई, बता दीजिए जरा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप लोग उस टॉपिक को देखना ना भूलें, क्योंकि आपका सिलेक्शन केवल उसी वजह से रुकता है। आपका अर्थमेटिक तो सही होता है, बट जब बात आती है एडवांस की अर्थात मेंसुरेशन की, तो आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने उसको टॉपिक वाइज मैंने बताया है सारा चीज़। उसको जाकर प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, मेंसुरेशन का है प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस पे जाकर देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बता रखी है। ठीक है, क्या चीज़ कैसे निकलती है, सारा चीज़ मैं बता रखा हूँ। ठीक है, भले से आपका मेंसुरेशन का 10 वीडियो बनाना पड़े, लेकिन आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट करें और बताएं कि सर ये दिक्कत है, तो नेक्स्ट डे आपका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब देखिए, यह है ना एक शंकु की त्रिज्या। शंकु कैसा होता है जरा देखिएगा, मैं बनाता हूँ। अगर आपको फार्मूले याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, इसको तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, ये एच होता है, यह आर होता है। हालांकि ये प्रैक्टिस है, इतना तो नहीं बताया जाता है प्रैक्टिस में, बट मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा शंकु की। अच्छा, शंकु के बारे में बता दूं, अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं,
टेस्ट देते हैं तो अगर उसमें फंसेंगे तो ध्यान रखिएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है मैं बता देता हूं, अभी लिख लीजिएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है शंकु को, इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है पहले को। अब ये क्या होता है पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे पूछूं शंकु का आयतन क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं क्लास में फिर से बता दूंगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई की मैं बात करूँ, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको याद करना होगा क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बनता है ना कितना आसान है। देखिए आपका इसमें तो काफी आसान आता है, केवल और केवल किस पे बनता है आपका फार्मूले पे बनता है सारे क्वेश्चन, बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर फार्मूला याद है विद्यार्थी तो आप लोग काफी इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसका तिर्यक ऊंचाई होता है कड़ी में, देखिएगा एल का स्क्वायर, देखिए इसको एल तिर्यक ऊंचाई को कहते हैं एल, तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका मैं नेक्स्ट डे यानी सोमवार को इसकी वीडियो आएगी, आप लोग देखना ना भूले, केवल शंकु की, उस पे शंकु भी हो सकता है और आपका गोला भी हो सकता है। इस पे लाने के बाद वीडियो फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, फिर उसके बाद किसी दिन मिसलिनियस क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसकी चिंता ना करें, आपके सिलेबस को पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। देखिएगा अब शंकु का क्या दिया है, देखिएगा शंकु की त्रिज्या दिया 5 सेंटीमीटर, आर का मान दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या दिया है कितना 16 सेंटीमीटर, सॉरी ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है तिरछी ऊंचाई दिया है ना, तिरछी ऊंचाई, जो तिरछी ऊंचाई होती है उसको एल दिखाते हैं, तिरछी ऊंचाई दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है विद्यार्थी जरा देखना आप लोग, यहाँ पे क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर होता है ना। तो ये फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे और बता देंगे कि पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर, ठीक है। अब देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, आर का मान कितना होता है बताइएगा, दिया है यहाँ पर 5 दिया है तो 5 में रख लेता हूँ, ठीक है। कोष्ठक में क्या है ये 16 है और प्लस 5 है, ठीक है। ये 22/7 है, बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। बस आप लोग क्या है कि फार्मूले नहीं याद है, अगर फार्मूले नहीं याद है तो आप लोग बैच जो है हमारा जो फ्री में पढ़ाया जा रहा है उसको देख लीजिएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। 5 3 15 30 15 30 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है बताइएगा, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में आज के बाद नहीं बोलेंगे इन सभी चीज़ों को, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, फिर आगे बढ़ा जाए। नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल, प्रथम और चतुर्थ पद का यानी पहला और चौथे का, ठीक है, गुणनफल कितना दिया है 70 दिया है, ठीक है। और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल कितना दिया है, द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल दिया है 3.5 एक्स दिया है, यही दिया है ना। फिर एक्स का मान पूछा है, जरा इस पे गौर करना। आप लोग समानुपात पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसकी भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब देखिएगा समानुपात इस प्रकार से होता है, ए अनुपाते बी अनुपाते समानुपाती हो जाएगा सी अनुपाते डी होता है। इसको प्रथम बोला जाता है, ये द्वितीय होता है, यह तृतीय होता है, यह चतुर्थ होता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। अगर इसका होता क्या है नियम, नियम ये होता है कि इसको बटा में लिख लिया जाए A/B बराबर C/D, इसको गुणा कराया जाए तो A गुणे डी हो जाएगा बराबर B गुणे C हो जाएगा। तो मुझे बताइए B गुणे C हो गया यहाँ पर, तो ये जो चीज़ है मैं तो इतना लिख रहा हूँ लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि विद्यार्थी यहाँ पे पहले और चौथे, तो यहाँ पहला है ये चौथा है, तो गुणनफल कितना दिया 70 दिया है, लिख लोगे आप। दूसरा और तीसरा, देखिए दूसरा और तीसरा यानी दूसरा बी है और सी तीसरा है,
तो 3.5x कर लोगे। इसको नीचे भेजो जरा, 70 हो जाएगा, बताना जरा। 70/3.5 कर लेंगे बराबर x। 10 से गुणा कराएंगे ऊपर, 10 से नीचे करा देंगे, तो बताइएगा ये कितना हो गया, 700/35 हो जाएगा। तो 35 दूना 70 यानी 20 आ जाएगा भाई। आपका 20, आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए भाई। समझ में आया ना? तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं भाई, बड़े दुख की बात होती है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। जो एक बस है बाइक से 20% तेज चल सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, देखना यहाँ पे लिखेंगे बस और यहाँ पे बाइक लिखेंगे। ठीक है, समझना जता, ये चाल है आपकी, क्या है, चाल है। बताना अगर बाइक की रफ्तार कितनी होगी, 100 होगी, तो बस की रफ्तार, यहाँ बोला ना एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है, तो अगर बाइक की रफ्तार 100%, तो ये कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। जरा इसका अनुपात निकालिए, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना, 2×5 = 10, 2×6 = 12, यानी 6:5 आ गया। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे बोला है एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर की दूरी एक ही गंतव्य पर पहुंचती है। ठीक है, हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है। बाइक की चाल क्या है, यहाँ पे बाइक की चाल पूछा है विद्यार्थी, बड़े ही इजी तरीके से बता सकते हो कि यहाँ पे बाइक की चाल क्या है। तो देखना जरा आप लोग, बताना अगर दूरी बराबर है, अगर दूरी बराबर है तो चाल में और समय में विलोमानुपात होता है। ध्यान रखना, चाल और समय में विलोमानुपात होता है। अगर अनुपात 4:5 है चाल का, और टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा, विलोमानुपात हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलिएगा, अगर बात समझ में आ गई तो यहाँ पे बता दीजिएगा समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ये चाल का रेशियो है, ये समय का रेशियो है। ठीक है, अगर यहाँ बोला 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है, तो बताइए उसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। देखिए डिस्टेंस अंतर, समय का अंतर अर्थात 10, ये 10 मिनट के रुक रही है ना, तो यहाँ एक भाग बराबर क्या हो जाएगा, एक भाग बराबर क्या हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, एक भाग क्या मिनट पहले पहुंच रही है, एक भाग पहले पहुंच रही है ना, अर्थात मान लीजिए आप यहाँ 5 मिनट या 6 मिनट है, तो अंतर देखा गया तो 1 मिनट पहले पहुंच गई, तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए हम लोग क्या कर दें, एक भाग बराबर 10 कर दें। तो कितना पूछा है, बाइक का पूछा है 10×6 = 60, ये आपका समय निकला, 60 मिनट आपका समय निकल गया। और यहाँ पर इसको हम लोग गुणा करा दें तो ये किसका निकल जाएगा, 50 मिनट बस का निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल जाएगा बस का समय। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या, बाइक की चाल, तो बाइक की चाल, चाल बराबर क्या होता है बताना जरा आप लोग, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो दूरी कितना है और समय कितना है, दूरी कितना है, 60 किलोमीटर है, बताना दूरी कितना है, 60 किलोमीटर, देखना 60 किलोमीटर दोनों है। अब 60 किलोमीटर दूरी और 60 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 घंटा हो गया भाई, 1 घंटा हो गया, कोई दिक्कत, 1 घंटा हो जाएगा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो जाएगा, तो एक से हम लोग भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी चाल पूछ दे तो आप क्या करेंगे, तो 50 मिनट है तो 50 को हम लोग क्या करेंगे, घंटा में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइए ज़रा, कि सर यहाँ पे दिक्कत है उसको बताया जाए, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा यह है। अब यहाँ पे बोला गया है ए और बी मिलकर एक कार्य को, देखिए कार्य और समय में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को कार्य और समय भी अच्छे से पढ़ना होगा। हालांकि आपका नंबर सिस्टम भी से भी क्वेश्चन आते हैं और आपका परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिलेबस डिस्कस किया था तब, कि कितने क्वेश्चन कितने से आते हैं। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग नए हैं, तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो आपका उद्देश्य
कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से चलता है, उसको सर्च कर कर ज्वाइन कर ले, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक, और जल्दी आप लोग की क्लास सारी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है ए और बी। ए और बी कितना 50 घंटे में। ठीक है, और बी और सी, बी और सी कितना भैया, कितना घंटे में, 75 घंटे में। ठीक है, सी और ए, सी और ए कितना घंटे में भाई, 25 घंटे में। अगर इन सब का एलसीएम लिया जाए तो 150 एलसीएम आएगा। कभी भी आपका वर्क एंड टाइम का सवाल आए तो आप एलसीएम तुरंत लिया करिए। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, आप तुरंत एलसीएम लेंगे। ठीक, तो एलसीएम लिया गया तो इसका आप क्षमता निकालिए, तो 50 से भाग देंगे तो ए और बी की क्षमता 6 आ जाएगी। 6 नहीं, यहाँ पे 3 आएगी। ठीक है, इससे भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ इससे भाग देंगे तो 25 छक्का 150 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, जरा देखना आप लोग। ये पूछा गया कि वह समय ज्ञात कीजिए करे जिसमें ए बी सी मिलकर कार्य को पूरा करें। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो वो पूछा है कि कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको करना क्या है, पहले तीनों की क्षमता निकाल लीजिए। पहले यहाँ पे देखिए, ए कितना बार है, 2 बार है, और बी कितना बार है, 2 बार है, सी कितना बार है, 2 बार है। तो ये प्रैक्टिस है ना, तो यहाँ पर ए 2 कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आपका निकल जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6 2 8 3 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 11 हो जाएगा। अब करना क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसकी क्षमता क्या होगी, तीनों की क्षमता जब तक नहीं पता होगी तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तीनों की क्षमता पता होनी चाहिए, तीनों की क्षमता पता होनी चाहिए। अब ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा, समय बराबर निकाल लीजिए। तो हमने आपको बताया था क्या कि समय बराबर कुल कार्य कितना है, 150 है, और समय कितना है, क्षमता कितनी है आपकी, ये क्षमता कितनी, 11/2 है। ये ऊपर चला जाएगा तो 300 हो जाएगा, और 300/11 हो जाएगा। बताइए कितना आसान है क्वेश्चन, कितना आसान है क्वेश्चन बताइए। 300/11 आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए ना, आसान नहीं है भाई, बोलिए, आसान नहीं है, आसान है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको बस क्षमता निकालनी थी तीनों की, और तीनों की क्षमता निकालने के बाद इसके कुल कार्य में भाग दे देना था। ठीक है, हो जाएगा ना, बता दीजिए, हो जाएगा ना। चलिए, तो क्वेश्चन को जल्दी से हल करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है। तो हम मान लेते हैं क्या, दो संख्याएं है ना, तो x माइनस वाई पूछा, दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी x माइनस वाई बोला है क्या, फिर उनके योग, यानी अंतर तो बोला है, और फिर इन्हीं दोनों का योग यानी x प्लस वाई का कितना परसेंट है भैया, 15% है। ठीक है, ये कितना है, 15% का मतलब आप कह सकते हैं 15/100, आपको पता होगा। अब देखिए, इसको डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, 5 3 15, 5 9 10, यहाँ पे गुणा करा दीजिए, 20x हो गया, ये दोनों में गुणा होगा, -20y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 3 का गुणा करिए, 3x हो गया प्लस 3y हो गया। अब देखिए, x को एक तरफ करिए, y को एक तरफ करिए, तो मैंने इसको इधर लाया तो 20x माइनस 3x बराबर यहाँ पे 3y, यहाँ पे ये जाएगा इधर तो जुड़ जाएगा, 20y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 23y हो जाएगा। अब y को हम लोग नीचे भेजेंगे और 17 को किसके नीचे भेजेंगे, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, 23/17 हो जाएगा। ये आपका बड़ी छोटी अवसंख्या का अनुपात है, जबकि पहला वाला ऑप्शन सही है। न कि आपका यह, आप लोग क्या किए होंगे कि यहाँ पे दिख रहा है 17, यहाँ पे 23, तो 17/23 मारे होंगे, जबकि आपका यह है आपका पहला वाला, न कि सी वाला होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हल करके ज्ञात किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे हल कर लीजिएगा, बल्कि इसको 17 को नीचे भेजकर, और ध्यान रखिएगा अनुपात इसी प्रकार से बनता है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान है ना, बहुत तुच्छ सवाल है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखिए,
बोला है क्या, 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज की दर से हो जाएगी, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये वार्षिक रूप से पूछा है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। अब ध्यान रखें 10% है ना, देखिएगा 10% है, तो 10% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जरा मुझे बताना। आप लोग कहेंगे सर 1/10 होगी, तो बताइए 10% से ये पहले 10 थी, पहले कितना थी भैया 10, पहले यह 10 थी, अब कितनी होगी 11 होगी, कितनी होगी 11 होगी, ठीक है। पहले 10, एक की बढ़ोतरी हो रही है ना, तो 11 हो जाएगी, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है 12%, तो 12% की वैल्यू क्या होगी बताना जरा, तो 12/100 कर लेंगे, तो 4×12 ये 25 हो जाएगा, तो पहले 25 रही होगी, फिर इसके बाद ये 28 हो गई होगी, ठीक है। पहले 25 उसके बाद 28 हो गई होगी, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर यहाँ पे गुणा कराना चाहे तो करा सकते हैं, या तो साइड साइड में यानी तिरछा तिरछा कट रहा है तो काट दीजिए। क्यों काटना है, क्योंकि आपको पता है इसका जब गुणा कराएंगे या जब इसका गुणा कराएंगे तो अनुपात बनता है, क्या बनता है अनुपात, तो फिर अनुपातवा कटना ही कटना होता है, तो पहले ही उसको काट दीजिए, ठीक है। तो 2×5 = 10 और 14 हो जाएगा, गुणा कराइए जरा 125 हो गया, और यहाँ पे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 11×4 = 44 और 14 × 14, देखिए 14 × 14 को 4 और 14 × 14 एक 15 हो जाएगा, 154 हो जाएगा, ये अनुपात हो गया। बोला है 10,500 थी, क्या थी पहले की राशि कितनी थी, इसके बराबर कितना है 10,500 है, इसके बराबर कितना है भैया 10,500 है, मुझे बताना इसके बराबर कितना है 10,500 है, ठीक है। ये इसका कै गुना है, या यूं ऐसे काट सकते हैं बताइए, 10 125 भाग बराबर ये वाला मान पूछा 154 का 10,500, ठीक है। तो एक भाग बराबर क्या होगा बताना जरा, 10,500 बटा 125, तो कितना भाग पूछा है 154 भाग पूछा है, 154 भाग बराबर क्या होगा बताना जरा, 10,500 बटा 125 गुणे 154 कर देंगे, ठीक है। या डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे। अगर डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे काटिए 25 से काटेंगे, 25×25 125, और यहाँ 25×4 100, यहाँ पे 5 बचा, 25×2 50 यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो कर देंगे, फिर 5 से काट देंगे, तो 5×8 = 40, 5×4 = 20। अब यदि गुणा कराएंगे इसका देखिएगा तो कितना हो जाएगा 12,936 हो जाएगा, 12,936 हो जाएगा, जबकि ये सी वाला ऑप्शन सही है। जब गुणा कराएंगे, गुणा करा लीजिएगा, देखिएगा आपका यही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइएगा कि सर यहाँ पे समस्या हो रही है, ठीक है। तो कुछ नहीं था, काफ़ी आसान था, बस कैलकुलेशन आपका तगड़ा होना चाहिए, कैलकुलेशन यदि तगड़ा है तो आप काफ़ी इजी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा मेरे भाई, बताइएगा हो जाएगा ना। तो इसको आसान भी बनाया जा सकता है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका ये कितना गुना है, 84 गुना है। अगर 84 गुना तो इसका भी 84 गुना होगा, बोल दो भाई, तो इसका भी 84 गुना यही हो जाएगा आपका 12,936। तो मैंने इस प्रकार भी लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे, ठीक है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मूल्य है, ध्यान रखिएगा मूल्य है। अभी इसका मैं सेकंड मेथड बताऊंगा, उसको भी समझ जाएंगे आप लोग काफ़ी इजी तरीके से, ठीक है। ये मूल्य है, मूल्य में अनुपात देखिएगा। अच्छा बताइए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4 होगी, ठीक है। यह 1 रही होगी तो ये 4 होगी, ठीक है। लाभ हुआ है ना, तो ये 4×1 = 5 हो जाएगा, सॉरी ये सीपी होगा, ये एसपी होगा। ध्यान रखिएगा अगर सीपी 4 है तो 1 रुपये का लाभ, 4 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया ये 5 हो गया। तो ये खपत का, देखिए मूल्य और खपत का क्या होता है विलोमानुपात होता है, मूल्य और खपत का क्या होता है विलोमानुपात होता है, तो ये 5 और 4 हो जाएगा,
ये 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, यही यानी जो ये क्रय ये खरीदा है ना, ये खरीदा है 20 यानी ये 5 भाग बराबर क्या होगा, देखिएगा ये कितना गुना इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कर दीजिए आप, तो 4 चौका 16, तो कितना हुआ बेचा होगा, देखिए बेचने की बात बोल रहा है तो कितना बेचा होगा, 16 बटन बेचा होगा, तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, बोलिएगा बात समझ में आई कि नहीं, हो जाएगा ना, इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बताइए। तो ऐसे प्रश्न में आपको मूल्य लिखना है, यहाँ पे खपत लिखना है। तो एसपी और सीपी में विलोम, देखिए मूल्य और खपत में क्या होता है, विलोमानुपात होता है, हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 है तो ये 4 4, ये 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो खरीदा गया मूल्य है तो इसका 5 भाग बराबर 20 हो जाएगा, तो ये 4 गुना है तो इसका भी तो 4 गुना होगा, 16 हो जाएगा। तो यानी 1 रुपये में 16 बटन उसे बेचा जाना चाहिए, ताकि उससे कितना का लाभ हो, 25% का लाभ हो। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए, नहीं ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिएगा समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे बोला है, यदि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमने आपको पढ़ाया है पूरा रिमाइंडर थ्योरम, काफी लंबी क्लास चली थी रिमाइंडर थ्योरम की, आप उसको में देख सकते हैं। मैंने हर एक टाइप को बताने का प्रयास किया है, जिसमें आपको मैंने बताया क्या कि आपका विल्सन का नियम, फर्मेट का नियम, ठीक है, सारे नियम को मैंने बता रखा है, वहां से जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं, आपको जीवन में कभी रिमाइंडर थ्योरम में समस्या नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पे कितना दिया है, 2 के पावर 305 प्लस 303 पूरे का बट्टा कितने से भाग देना है विद्यार्थी, 9 से भाग देना है। ठीक है, अच्छा मैं इसको क्या बना सकता हूँ जरा मुझे बताना, ये 9 है तो इसको 2 में 8 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो इसको मैं बनाने का प्रयास करूँ, 2 के पावर 3 के होल पावर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 शून्य, 3 एकम 3, 101 हो जाएगा। और इसमें 2 से बचा तो गुणे 3 की पावर 2 लगा देंगे, अब प्लस आपका 303 तो है ही आपका। ठीक है, बटा 9 कर देंगे हम लोग। एक बात बताइए, 8 हो गया, 8 की पावर 101 हो गया, होगा कि नहीं, ये 8 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, आज 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक, ये 3 3 का 9, ये 2 के पावर 3 2 होगा, 2 के पावर 2 होगा, क्योंकि ये 2 है ना बेस में, 2 के पावर 2 होगा, तो ये 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4 हो गया। ठीक है, 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो गया। इसको लिखेंगे 8 के पावर 101 गुणे ये 2 के पावर 2 बचेगा। फिर से देखिएगा, जब 3 से भाग दोगे तो यहाँ बेस आपका 2 है, 2, तो ये मतलब कि यहाँ पे जो शेष बचेगा इसमें 3 से भाग देने के बाद, तो इसके ऊपर चढ़ा देंगे हम लोग। ठीक है, चलिएगा अब देखिए प्लस 303 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 9, यदि इसमें हम भाग दें तो -1 आएगा, बेस में भाग देना है, तो ये -1 आ गया, तो बताइए -1 के पावर 101 गुणे 4 प्लस 303 को हम लोग छोटा कर लेंगे, काट के छोटा करिए, 9 त्रिक 27, 3 बचा, फिर 33 हो गया, फिर 9 त्रिक 27 कितना हो गया, 6 हो गया, इसको भी छोटा कर लेंगे, शेष निकाल लेंगे। ठीक है, 9 से भाग देना। अब बताइए, यदि किसी निगेटिव नंबर पे पावर है, मैंने बता रखा है आप लोग को, यदि किसी निगेटिव नंबर पे पावर है, अगर वह पावर कैसी है, विषम है, तो वह मान किस में आना है, माइनस में आना है। अगर वह पावर किस में है, सम है, तो मान किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, नहीं प्लस में आएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए, यहाँ माइनस हो गया, 1 के पावर 1 ही होना है, लेकिन विषम एक हाथ तो माइनस में हो जाएगा, 4 एकम 4, -4 और प्लस 6 हो जाएगा बटा 9। अगर इसको हल किया जाए, रिमाइंडर निकाला जाए, तो बताइए कितना आएगा, 2 बटा 9 आ जाएगा। 2 बटा 9 का मतलब ये 2 जो है आपका शेष होगा, और पहला वाला ऑप्शन सही हो जाना है। बताइए समझ में आया कि नहीं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है आपकी वीडियो नंबर सिस्टम में। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो साझा कर सकते हैं मेरे भाई। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला, कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि, देखिए 2 प्रश्न आ चुके हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज से, यहाँ पर भी है, कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक की दर से 9200, यहाँ पे 61 होगा, यहाँ पे 61 कर लेंगे हम लोग, 61 कर लेंगे, 0 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। क्या है, ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक रूप से है। ठीक है,
तो पूछा 10% की दर से है, तो आपको पता है जब अर्धवार्षिक होगा तो इसको हम लोग 5 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे ना, 2 5 10, ये 5% हो जाएगा। तो 5% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकल के आएगी बताइए, 1/20 हो जाएगा। आपको यहाँ पे 800 दिख रहा है, जरा मुझे बताइएगा ये अगर 800 है, ये आपका क्या है P है, ये आपका A है, कितना हो रहा है भैया 9261, यहाँ पे 0.1 लगा लेंगे, ठीक है। अगर दशमलव हटाना हो तो ये 0 हो जाएगा, ये हट गया, दशमलव हट गया कि नहीं हट गया। अब बताइए 2 का क्यूब 20 का क्यूब 8000 हो गया, यानी ये इसका क्या हो जाएगा 21 का क्यूब क्या हो जाएगा 9261 हो जाएगा। 21 का क्यूब क्या हो जाएगा 9261। तो इससे मुझे पता चलता है कि 20/21, अगर मैं इसको बटा कर दूं, अगर मैं इसको बटा करूं, इसको मैं बेसिक से भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। अगर मैं इसको बटा कर दूं तो इसको घात के रूप में लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा बताना आप, कितना हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ऊपर लिखता हूँ। बताइए 8000/9261 हो जाएगा। इसको घात के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 20 बटा बताइए 21 कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, के पावर 3। तो आप अपने हिसाब से क्या बनाएंगे 3 बनाएंगे बस, जबकि आपका 3 राइट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी जो किस्त है अर्थात जो आप ब्याज भर रहे हैं 6-6 महीने पे भर रहे हैं, और 6-6 महीने पे ये कितना बार भरे हैं आप 3 बार भरे हैं। कितना बार भरे हैं 3 बार भरे हैं, यानी 36 का 18 माह आप भरे हैं। 18 माह का मतलब क्या हुआ, एक 1.5 वर्ष हुआ। कितना वर्ष हुआ 1.5 वर्ष, यानी 3 का आधा कर देंगे हम लोग यहाँ पर। अगर इसका आधा किए आप, यानी दर का आधा किए तो 5% आए, तो समय का भी तो आधा करना होगा। बताइए तो कितना होगा 1.5 वर्ष हो जाएगा, 1.5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1.5 वर्ष। लेकिन विद्यार्थी अगर इसको मैं बेसिक से लगाने का प्रयास करूं तो आपको पता होना चाहिए A बराबर P इन ब्रैकेट 1 + R/100 होता है, के पावर n होता है, ये आपको पता होगा। अगर ये पता है तो बताइए आपका जो मिश्र धन है 9261 है ना, ये एक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 800 कर लेंगे 1 प्लस। अब बताइए दर जो अर्धवार्षिक होता है तो दर में भाग होता है, दर कितना था 10 था, इसमें 2 से भाग करेंगे और 100 तो नीचे होता ही होता है, कि पावर n/2 कर लेते हैं, n गुणे 2 करते हैं, क्योंकि समय में क्या होता है 2 से गुणा होता है। अब कहेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं गुणा हुआ, ये निकाल कर बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, समय में 2 से गुणा और दर में 2 से भाग, अर्धवार्षिक के लिए। अगर तिमाही रहेगा तो क्या होगा 4 से भाग, एक साल में कितनी तिमाही होती है, अर्थात 3-3 महीने पे जो पड़ने वाली आएगी वो कितना आएगी 4 ठो आएगी। जैसे 3 त्रिका 9, देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 9 3 12 हो गया, है ना। ये 12 हो गया तो आपका कितना हो गया 1 2 3 हो गया और एक 4 हो गया, 4 हो गया। और अर्धवार्षिक 6-6 महीने पाती, 6 माही जिसको कहते हैं, ठीक है। तो 3-3 महीने पे तिमाही और 6-6 महीने पे छमाही हो गया। अब छमाही में 2 वो होता है 6-6 महीना का, और तिमाही 3-3 महीना का, तो कितना हो गया टोटल 4 हो गया। तो तिमाही के लिए हम लोग क्या करेंगे, दर में 4 से भाग और समय में 4 से गुणा करेंगे। लेकिन आपका छमाही के लिए दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब बताइए इसको नीचे भेजिए, 9261 कर लेंगे, या यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे बटा 800 कर लेंगे, ये 800 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से कम 20, 1 21 हो जाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे ऐसा, के पावर 2n हो जाएगा। आपको n का मान निकालना है, ठीक है। अब बताइए हम लोग दशमलव हटा दे, एक जीरो बढ़ा दे, तो ये किसका क्यूब है बताइए, 21 का क्यूब है, आपको पता होना चाहिए ये 20 का क्यूब है, के पावर 3। यहाँ 21/20 के पावर 2n, ये मेथड 2 है आपका, ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 था आसान तरीके से, ये थोड़ा बेसिक है, वो ट्रिक था, ये बेसिक है। अब बताइए ये आधार इसका बराबर है ना, ये इसका आधार बराबर है, तो ये अब घात इसकी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, यानी 2n बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और n बराबर 3/2 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो 1.5 वर्ष आ जाएगा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बताइए, समझ में आया ना। तो आपका पहला वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बेस्ट हैं अपने आप में, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी तो बताइए, साझा कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
अगला एक चौथाई भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो भी दशमलव के 2 स्थान तक। अच्छा, मैं दूरी मान लेता हूँ, कुछ कुछ दूरी मानता हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। कुल दूरी मैं मान लेता हूँ कितना, 80 मान लेता हूँ, 80 किलोमीटर मान लेते हैं हम लोग, 80 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक चौथाई डिस्टेंस, इसका एक चौथाई, 80 का एक चौथाई क्या होगा बताना। 80 का एक चौथाई क्या होगा, 4 से भाग देंगे तो 20 किलोमीटर। अर्थात ये 20 किलोमीटर आपका किस चाल से चल रहा है भैया, 20 किलोमीटर आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, और अगला भी एक चौथाई, यानी 20 का ही, 80 का ही एक चौथाई, यानी 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर ये भी कितने की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, और शेष भाग जो शेष, अच्छा बताइए, आपने 20-20 दूरी को तय करा लिया है, टोटल दूरी कितनी बताइए, कितनी दूरी है, आपने माना है 80 किलोमीटर। आपने दूरी कितना माना है, 80 माना है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने माना है 80 किलोमीटर। ठीक है, आपने 20 और 20 40 दौड़ा लिया उसको, तो शेष कितना बचा, 40 बचा ना, तो ये शेष 40 किलोमीटर बचेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 40 किलोमीटर बचेगा। ठीक है ना, चलेगा। अब देखिए ये किस चाल से चल रहा है, यहाँ पर ये जो शेष दूरियां थी वो किस चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पहले आप टोटल समय निकालिए, होता क्या है औसत चाल। देखिए औसत आपका बार बार आ रहा है, हर एक शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, मैं बताया हूँ अभी आपको, औसत बराबर क्या होता है, देखिएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ये तो पता होगा आप लोग को। तो बताइए कुल दूरी अगर निकाले हम, तो पहले समय निकालिए, t1। बताइए दूरी कितना चला, 20 किलोमीटर, कितनी चाल से, 20 की चाल से। ठीक, 1 घंटा आया, बताइए 1 घंटा आया कि नहीं आया, 1 घंटा आया। ठीक है, और t2 कितना हो जाएगा, t2 20 किलोमीटर की दूरी कितना की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूरी बटा चाल, समय बताओ क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, डिवाइड कर देंगे तो 2 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, और t3 क्या हो जाएगा, t3 दूरी कितनी है, 40 है, और ये कितना से, 80 से, ये कितना हो जाएगा, 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा आवर। तो अब चाल निकालिए, चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी के बताइए, कुल दूरी 80 आपने माना है, बटा समय कितना है आपका, देखिए 1 घंटा, यह 1 घंटा, 2 घंटा और ये, तो 3.5 घंटा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। दूरी बटा, देखिए कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी आपने माना है 80, अब बस कुल समय मैंने निकाल लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आप 100 मान लीजिए, आप 50 मान लीजिए, आप 8 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, तब भी लग जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए दशमलव को हटाने के लिए सुनना, नीचे ऊपर गुणा कराते गया। अब 5 7 35 और यहाँ पे काटेंगे तो 5 कम 5 36 160 हो गया। 160 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 2 बच गया और 2 बचा 20 हो जाएगा। फिर 7 दूना 14, फिर 7 बटे 56, फिर 7 छक 42, 6 आ जाएगा। देखिए कितना गया, 7 पचे 35 होगा, आगे बढ़ेगा तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 स्थान तक लेना है। तो बताइए 22.86 कहाँ है, 22.86 यही है आपका राइट आंसर। अगला स्थान वो हटके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी तो बताइएगा जरा, बोलिए भाई। ठीक है ना, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं मेरी, बताइए, बात समझ में आई कि नहीं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह है 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। यह है ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 36 और 48 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 36 और 48 से विभाज्य है। तो 36 और 48 का क्या करें, सबसे पहले 36 और 48 का एलसीएम ले। जब भी ऐसा कहे तो एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है विद्यार्थी, एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम क्या होगा आप लोग को पता होगा, निकाल लीजिएगा, 144 आएगा।
क्या मैं सही कह रहा हूँ? 144 आ जाएगा एलसीएम आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ज़रा मुझे बताना आप लोग। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? कैलकुलेशन बेस है, ध्यान रखना है। ये 1000 होती है छोटी संख्या, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 144 से भाग देंगे। तो 144 से हम लोग भाग देंगे तो देखिएगा कितना आएगा, क्या बच जाएगा भाई? हम लोग कितना बार लेके जा सकते हैं? 7 चौको 28, 6 बार लेके जाएंगे। देखिए 7 6 चौको 24 को 4 और 6 चौको 24 2 26 और 6 कम 6 2 8। घटा देंगे कितना आ जाएगा बताइए जरा। यहाँ पे घटाएंगे, ये 4 है आपका, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, 136 आ गया। लेकिन आपको कम संख्या, अगर ये 136 ना होता तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया होता। लेकिन जब डिवाइड करें, मतलब कि इसको घटाएंगे इसमें से 1000 में से, जब 1000 में से घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2-3 अंकों की संख्या बन जाएगी, जबकि आपको 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पे देख सकते हैं अगली संख्या निकालने के लिए, अगली संख्या निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका इसका अंतर में जोड़ना पड़ेगा। 1000 में इसका अंतर यानी 144 और प्लस 36 जोड़ देंगे, कितना होगा भैया, 1008 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, ठीक है। ये अंतर देखना था, मैंने जोड़ दिया है आपका, यहाँ पे अंतर देखना है। शेष घटा देंगे इसके भाजक में से, ठीक है। तो 1008 हो जाएगा, ठीक है। 144 में से 136 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 इसमें जोड़ देंगे, 1008 हो गया। ये छोटी संख्या हो गई। अब बड़ी संख्या क्या हुई, तो बड़ी संख्या के लिए क्या पुनः करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। भाग दिया जाए 9999 में, बताइए ज़्यादा ना हो गया क्या? कोई नहीं। 144 से भाग देते तो कितना वाले जाए बताइए, हम लोग कितना वाले जाए, 6 वाले जाए। तो 6 बार में 6 चौको 24, 6 चौको 24 2 26 और 6 कम 6 2 8 हो जाएगा। घटा दीजिए जरा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, यहाँ 1 हो जाएगा। 9 उतार लेंगे। अब कितना वाले जाए बताइए, 9 वाले के जाएंगे। तो हमारा देखिए 9 चौका 36 और यहाँ पे 9 चौका 36, 3 39, 9 एक कम 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ज़्यादा चला गया, देखिएगा 9 चौका 36, 9 चौका 36 3 39 और यहाँ पे 9 एक कम 9 4 13, 9 3 12 हो जाएगा, 9 4 13 नहीं होगा, 9 3 12 होगा, ठीक है, सही है। अब देखिए घटाइए, 3 आ गया, यहाँ पे घटाएंगे, देखिए 15 में से 9 गया, 6 हो जाएगा, 1 कट गया। अगर ये 63, अगर इसके जैसा मैं करूँ, गौर करिएगा, अगर मैं इसके जैसा करूँ, अगर भाजक में से इसको घटा दूं और जोड़ दूं तो ये 4 अंकों की संख्या ना होकर 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 9999, अगर मैं एक भी जोड़ता हूं तब भी ये बच जाएगा आपका 5 अंकों में, ठीक है ना। तो करना क्या है कि अगर ये 63 न आया होता तो पूरा पूरा कट गया होता, तो क्या किया जाए कि 9999 में से 63 घटा दीजिए। अभी इन सबका अंतर निकल रहा है, ठीक है, 6 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, फिर 9। यहाँ पूछा कि 9000, मतलब छोटी संख्या जो थी 144, 36 और 48 से विभाज्य होने वाली कितना थी, 1008 थी छोटी संख्या, और बड़ी संख्या क्या है 9936 है। इन दोनों का अंतर देखना था, अंतर, ठीक है, इन दोनों का अंतर पढ़िएगा, क्वेश्चन यही बोला है। तो 9936, ध्यान रखिएगा 9936 में 1008 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 8 होगा। तो बताइएगा 8928 कोई ऑप्शन है क्या, बताइए 8928 कोई ऑप्शन है, तो 8928 डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है क्या, कि छोटी संख्या, फिर उसके बाद फाइंड करना है क्या, बड़ी संख्या जो उससे विभाज्य हो। वो निकालने के बाद उन दोनों का अंतर पूछा तो मैंने अंतर निकाल लिया। ये कैलकुलेशन था बस, बाकी कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। आई बात समझ में, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा ये है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 110 दिया है। बेलन का आधार का व्यास पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। हम बता दें बेलन के बारे में, अभी मैं हाल ही में बेलन बताया था, बेलन की सारी चीजें मैं बता देता हूँ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन कुछ इस प्रकार से बनता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
ये बेलन है आपका, मैं पढ़ाया भी हूँ, आप लोग देख सकते हो वहाँ पर जाकर, सारी चीज़ें मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। इसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, 2 पाई आर एच है, तो 2 पाई आर एच यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, कितना 110 दिया है। और यहाँ ऊंचाई दे रखा है, अब देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं पता है, एच का मान पता है 14 है, बराबर 110 कर लेंगे, 7 दूना 14 हो गया। अब सबको नीचे भेज दीजिए, आर बराबर क्या हो जाएगा 110 बटा 2 गुणे 22 गुणे 2। अब भाग देंगे तो यहाँ 11 दूना 22, 11 कम 11, 2 पच्चे 10 हो गया। आर बराबर कितना हो गया भैया 5/4 हो गया। ये आपका क्या है, त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। तो व्यास आपको निकालना है, तो व्यास निकालने के लिए देखिए व्यास, व्यास पूछा है ना, कई लोग आपको आप मारेंगे क्या 4 कम 4, ये 1 दशमलव कुछ आएगा समथिंग, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। आपको करना क्या है, इसका व्यास क्या होगा, व्यास पूछा है तो त्रिज्या का दुगुना होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। फिर से मैं बताता हूँ, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 5/4 गुणे 2 कर देता हूँ मैं, तो 2 दूना 4। व्यास आधी, त्रिज्या आधी होती है व्यास की, और व्यास दुगना होता है त्रिज्या का, तो 5/2, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं मेरे भाई बताइए, हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए, काफ़ी इजी था, काफ़ी इजी था, काफ़ी इजी था, ठीक है ना। चलिएगा अब देखिए, यह है, यहाँ बोला एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से दिखेगा, तो समय निकालिए टी बराबर 600/50, तो सुनना 12 आ जाएगा, 12 हावर्स। औसत चाल है 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, T2 कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी बटे चाल से, यानी 1 घंटा आ जाएगा। और 50 किलोमीटर की दूरी T3 क्या हो जाएगा 50/25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो आगे जाएगा आपका 2 घंटा, ठीक है। पूछा है क्या, पूछता पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, मैंने बताया ना अभी आपको, औसत चाल बराबर क्या होता है, देखिए आप लोग देखते देखते सीख जाएंगे, दूरी बटा समय, कुल दूरी यहाँ पे लिखेंगे बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है बताइए, 600 या 100, 700 हो गया, और 50 750 हो जाएगा, इन होगा जी 100 और 600 700, ये 50 750। अब बताइए समय कितना आया है, 12 1 13 2 15 हो जाएगा, भाग देंगे तो 50 हो जाएगा, 15 25 75 हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाला जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए कुछ समझ में आया कि नहीं, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलिए, हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। तो कुल दूरी बटा कुल समय ऐसे करना, औसत से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे दिए, इतना आसान क्वेश्चन है, देखिएगा कोई भी बच्चा भी कर लेगा, यानी a + b का मान 25 है और a - b का मान क्या है 7 है, जोड़ दीजिए 2a बराबर, ये तो कट जाएगा, 2a बराबर कितना हो गया 32 हो गया, a बराबर कितना हो गया 16 हो गया। तो a का मान यह 16 है, तो बताइए दोनों का योग 25 है, तो b का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, होगा ना। अभी बोला है मध्यानुपात, तो मध्यानुपात का मान क्या होता है, मध्यानुपाती बताओ क्या होता है मध्यानुपात, मध्यानुपात क्या होता है, कड़ी में ए बी होता है, ठीक है, ए सी भी कर सकते हैं, ए सी समझ सकते हैं, जो यहाँ पे दिया है ना। अब देखिए कड़ी में क्या है 16 गुणे 9 कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 4 और गुणे 3
4 3 12 कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। तृतीय अनुपात क्या होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। ए तृतीय अनुपात होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। देखिएगा यहाँ पर एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 में बेच दी जाती है। अरे वाह, कितना आसान है बताइए। 800 रुपये में आप खरीदा और 1100 में बेच दिया तो कितना का लाभ हो गया बता दो जरा। 300 का। लाभ परसेंट की गणना करना है तो लाभ कितना है 800 गुणे 100, सॉरी सीपी पे गणना होती है ना, सीपी नीचे होगा। ये 300 हो गया, 300 में हम लोग 8 से भाग देंगे तो 8 तिके 24, 8 8 तिके 24 हो गया, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पचे 40, 37.5% होगा। कितना होगा 37.5% होगा। लाभ और हानि की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। और डिस्काउंट की गणना किस पे होती है, यानी छूट की गणना किस पे होती है, आपके विक्रय मूल्य पे होती है, सॉरी एमपी पे होती है, विक्रय मूल्य पे नहीं एमपी पे होती है। ठीक है, एमपी मतलब आपका जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। ठीक है ना, छूट की गणना अंकित मूल्य पे होगी और लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे होगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए 19वां क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपया है, लेकिन दुकानदार 20% और 10% की छूट दे दिया। अरे काफी आसान क्वेश्चन है भाई, इतना आसान तो नहीं देना चाहिए, लेकिन दे दिया है तो क्या ही कर सकते। 20% है ना, तो 80 में बेचा होगा, फिर 10% छूट दिया तो 90 में बेचा होगा, बटा 100। 2 शून्य, 4 शून्य से 4 शून्य उड़ा दीजिए। अब बताइए 8 9 72 हो गया क्या, यहाँ 1 शून्य है और यह 8 9 72 और 1 शून्य, ये डबल शून्य, 72,000 कोई है आपसे इसमें, बताइए 72,000 आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कितना आसान है, आसान है कि नहीं आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है आज का, यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का यह लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था, कितना था एमपी भैया, 2000 रुपये था। ठीक है, और दुकानदार 20% की छूट देता है, वस्तु कितने बेचेगा। अरे यार इतना आसान क्वेश्चन, देखिए 2000 रुपये था, अब 20% छूट दे दिया तो कितना बेचा होगा भैया, 80 में बेचा होगा ना जी। 200 200 8 2 16, कितना हो गया बताइए, 1600 हो गया कि नहीं हो गया, 1600 हो गया कि नहीं हो गया, 1600 यानी सी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं बताइए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हम आशा करते हैं कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आया होगा, और जिन लोग को प्रैक्टिस करना है तो भाई दबा के प्रैक्टिस करें, प्रीवियस के क्वेश्चन देखें। और एक बात ध्यान रखना, जिन लोग को मेंसुरेशन टॉपिक नहीं आती है, मैं लगातार मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, उसमें आकर देख सकते हैं, सारा कुछ सीख सकते हैं। बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ये छोटा बच्चा भी होगा ना वो भी सीख जाएगा, मेंसुरेशन से डर ही एकदम खत्म हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा अगर उस क्लास को अटेंड करते हैं तो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।